स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। हम लोग 23 अगस्त से शिफ्ट सेकंड के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जीएस से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चनों को और पूछा जा सकता है। तो आइए देर न करके शुरू करते हैं, जो आपके रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 58। यूडीएचआर यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो है अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर नंबर होगा बी। तो क्या कह रहा है, तो ध्यान से रखना आप लोग। तो यूडीएचआर जो है सार्वभौमिक घोषणा की जो शुरुआत हुई तो 1948 में हुई और जो है घोषणा कर दी गई। इसी वजह से इस जो है यूडीएचआर के अंतर्गत 30 आर्टिकल आते हैं। ध्यान रखना 1, 2, 3 से लेकर और जो है 30 आर्टिकल आते हैं। 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा कर दी गई। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी अगर यदि यात्री है, अगर किसी पीड़ित देश से आया हुआ है तो वह उस देश में शरण ले सकता है, तो शरण जो है ले सकता है। इसके अलावा भारत ने 1951 के शरणार्थी एक्ट पर भी हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं और भारत जो है शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, शरणार्थी अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनसे आपसे हो सकता है आप एक बार जो यूडीएचआर की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहीं आपको दिख जा रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, गैर निष्पादित परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बेसिकली क्या होती हैं? तो बेसिकली जब कोई व्यक्ति 90 दिन तक अपनी बैंक के लिए या बैंक से जब भी लोन लेता है, कोई किस्त नहीं चुकाता, नहीं ब्याज भरता है, तो ऐसी संपत्ति को हम लोग एनपीए की स्थिति में रख देते हैं। ध्यान रखना आप लोग, एनपीए तभी होगा कि जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपनी किसी मूल किस्त जो बैंक से लिया गया लोन है उसकी कोई संपत्ति को नहीं भरती है, तो जो है उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कहा जाता है। इसका क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में जो है एनपीए की स्थिति बिगड़ी हुई है और बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक अपनी बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इन एनपीए को ख़त्म करने के चक्कर में वो नए लोन दे देते हैं और नए लोनों को देकर ही वो क्या कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट को ख़राब कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे जिन्होंने उत्तर प्रदेश जीएस की क्लासेस देखी होंगी तो उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर को लगा दिया होगा। तो इसका आंसर सही होगा ललितपुर। और ललितपुर में यह जो है ना फसल कटाई उत्सव है, फसल कटाई उत्सव है, ललितपुर में मनाया जाता है। ध्यान रखना आप लोग। और ललितपुर के बारे में खासियत यह है कि ये बुंदेलखंड का हृदय है। बुंदेलखंड का हृदय भी इसलिए भी है कि एक तो आकार भी इसका किसका है, हृदय के जैसा ही आकार है। दूसरी बात क्या है कि जो ललितपुर है यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। हो सकता है अगले पेपर में आपसे यूरेनियम की बात पूछ ले, तो हमारे राज्य में ललितपुर से ही जो है यूरेनियम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत शानदार पूछा है। मैंने कहा था पिछले पेपर में भी एक आईएएस की परीक्षा से उठाया हुआ क्वेश्चन पूछ लिया और इसमें भी एक आईएएस की परीक्षा से उठाया एक क्वेश्चन सीधा उसने पूछा है। तो क्या कह रहा है, सीटीबीटी की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेंच ट्रीटी, यानी ये कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट ट्रीटी क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें 183 पक्षकार देश हैं, 183 पक्षकार देश हैं और 1996 में 1996 में इस संधि को किया गया था। इस संधि का उद्देश्य ये था कि भाई ऐसा है कि जो नागरिक हैं और जो सैन्य मामले पर हैं वे दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने, यानी सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो सीटीबीटी आपसे पूछा है
तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसने भी पेपर सेट किया है वह एक उच्च लेवल का खिलाड़ी है और क्वेश्चनों को अब वो फ्रेम करना समझ रहा है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को देखने से मतलब ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पैटर्न बदलेगा और 100% बदलेगा। तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान, इसके बारे में अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके क्या हैं, सदस्य नहीं हैं। बाकी सभी सदस्य, अमेरिका सदस्य है, रूस सदस्य है, बड़े बड़े जो देश हैं जिनके पास परमाणु संपन्न जो देश हैं वो क्या है, इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत नहीं है। भारत परमाणु प्रोग्राम का संचालन चाहता है। क्यों चाहता है? कि अभी वह एक विकासशील देश है और ऐसी स्थिति में परमाणु शक्ति संपन्न उसको, उसके पास परमाणु ताकत उसकी अपनी ताकत है, ना कि किसी और दूसरे देश की ताकत, और यह भारत के जो है सामरिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है। ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए किया जाता है या किस क्षेत्र से संबंध है? सामान्य क्वेश्चन था तो आप सीधा इसको लगाएंगे कि भैया इसका खेल से संबंध है। तो चलिए इस आसान क्वेश्चन दे दिया आपको, 2 क्वेश्चनों के अच्छे क्वेश्चनों के बाद। नेक्स्ट है आपका कि भाई इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है। इसके अलावा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी गई है और आसान क्वेश्चन था। तो पुलिस की परीक्षा में कुछ आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसके बाद 1-2 कठिन क्वेश्चन दिया गया है, फिर 1-2 कठिन क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके से उसने जो है एक मिला जुला स्कोप रखा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए? तो भैया ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सरकार ने अखबारों में न्यूज़ डाली कि जब 8 नवंबर के बाद रिपोर्ट 2018 में आई, 17 में आई रिपोर्ट, तो 8 नवंबर की जो रिपोर्ट आई, 8 नवंबर 2000 के बाद की जो रिपोर्ट आई, तो उसमें कहा गया कि भाई अखबार कह रहे थे कि 99%, लगभग 99% जो है नोट वापस आ चुके हैं। यानी काले धन पर जब मार की गई, यानी काले धन पर चोट की गई, तो सरकार ने कहा कि 99% जो धन है वो वापस आ चुका है। तो क्या लगता है कि आपको 98.96% क्या 99% नहीं होगा? क्या दिक्कत थी भाई इसमें? इसको ऑप्शन को, आप कोई अच्छा ही है समझदार बच्चा होता तो ऑप्शन देखता और उसको ध्यान रहता कि यदि 99% है, 96 को भी हम 99% ही बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा 1993 में, क्वेश्चन नंबर 65 है। 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया। भाई मानवाधिकारों पर बहुत चर्चा की जा रही है। एक पहला भी क्वेश्चन पूछा, अब भी क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो वेना घोषणा होगा। मानवाधिकारों पर सम्मेलन किया गया और वेना घोषणा की गई। तो वेना घोषणा अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई वेना घोषणा का संबंध किससे है, तो मानवाधिकारों से है। अभी मैंने क्या बताया कि सार्वभौमिक मानवाधिकार बताया आपको, तो कहीं ना कहीं मानव के अधिकारों का वर्तमान में बहुत तेज़ी से हनन हो रहा है। हो सकता है कि आपसे आधुनिक गुलामी का कंसेप्ट ही पूछ ले भाई, या आधुनिक गुलामी के तरीके पूछ ले आपसे, आधुनिक गुलामी क्या है। तो एग्जामिनर बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर को उसने सेट किया है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण को बढ़ाया? ठीक है भैया, अरे 42वां नहीं हो सकता। क्यों? कि 42वां तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़े पैमाने पर मूल अधिकारों में परिवर्तन, राज्य के नीति निर्देशों में परिवर्तन और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में परिवर्तन कर दिया गया। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। हमें क्या चाहिए कि सीटों में आरक्षण, तो सीटों का आरक्षण 44वें की बात करते हैं। क्या 44वां सही है? नहीं भैया, 44वें में इसी को ही जो 42वें संविधान संशोधन में सरकार के द्वारा जो गलतियां की गई उसको सुधारा गया। 73वां जो है वो पंचायती राज से है और पंचायती राज को जोड़ दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज की जो भारत में शुरुआत कर दी गई एक तरीके से, और 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी बचा और यही सही है कि वर्ष 1999 में
1999 में इन्होंने जो है 79वां संविधान संशोधन किया और SC/ST के लिए, ध्यान रखना, SC/ST के लिए अगले 10 वर्षों तक आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। अगले 10 वर्षों तक आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया, यानी कि 2010 तक आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। फिर अब 2010 में फिर संविधान संशोधन हुआ और फिर 2020 में फिर संविधान संशोधन हुआ है। ध्यान रखना, इस तरीके से देखा जाए तो SC/ST के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की जो प्रावधान है वो लगातार 10-10 वर्षों करके बढ़ाया जा रहा है। और प्रथम संविधान संशोधन में भी ऐसा ही हुआ था, 10 वर्ष के लिए आरक्षण प्रारंभिक रूप से SC/ST को दिया गया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि SC/ST से संबंधित जो है अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भाई लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील के बारे में पहले आपको देखना पड़ेगा भाई कि ये लोकटक झील है, ये मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। और ये लोकटक झील है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फुम्दियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फुम्दियों के लिए प्रसिद्ध है। फुम्दियाँ क्या होती हैं? इस झील के अंदर जो है ऐसे गोले गोले जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इन जो है इन गोलों के किनारों पर जो है बस्तियां हैं, मानव भी निवास करते हैं इसी झील में। और यहाँ पर जो है डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। भाई इस झील के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो लोकटक झील है तो भैया ध्यान रखना, एक रामसर साइट भी है और एक मॉन्टेकर्स साइट भी है। कैसी साइट है? मॉन्टेकर्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। ध्यान रखना, जो लोकटक झील है यह मणिपुर में, इसी में एक पार्क स्थित है केबुल लामजाओ। देखो यहाँ से जो भी आपको बातें बताई गई हो सकता है वो इनसे पूछ ली जाए। तो थोड़ा मेघालय की बात कर लेते हैं। भाई मेघालय क्या है? मेघालय भाई जो है ना जड़ित पुलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जड़ वाले पुलों के लिए प्रसिद्ध है। लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं वहाँ के बेलों को बांध कर क्या बना दिए हैं? पुल बना दिए हैं और ये प्राकृतिक पुल हैं। ठीक है। दूसरा, मिज़ोरम के बारे में आप जानते ही हैं कि भाई जो मिज़ोरम है ये 1972 में बना था और एक जो है म्यांमार के साथ लगा हुआ एक राज्य है। त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा के साथ लगा हुआ एक राज्य है। नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत स्मार्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो हमारी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है कि राष्ट्र की उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का जो उद्देश्य है वो किस सिद्धांत को बढ़ाता है? भाई सबको पता है कि भाई राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता को बढ़ाती है, ना कि न्याय को नहीं बढ़ाती, ना समता को बढ़ाती है, ना संप्रभुता को बढ़ाती है। तो देखो 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों के लिए भी प्रस्तावना में प्रावधान किया गया। तो 42वां संविधान आपसे पूछ सकता है संविधान संशोधन कब हुआ, क्यों आया, कैसे आया। समता का मतलब क्या है कि भारत में सभी समान है, कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं न्याय। तो भारत की जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें 3 न्यायों की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों की चर्चा की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भाई संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो देश के आंतरिक मामलों में किसी बाह्य देश को बोलने का अधिकार नहीं है। मान लो कि जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ किया है और चीन बोल दे हमारे देश के भीतर, यानी कि हमारा आंतरिक मामला है, किसी दूसरे देश को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? बंधुता। नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखो भैया एक क्वेश्चन पूछा है 69। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। भाई अब यहाँ लड़के फंसे होंगे जरूर, जिन्होंने लगाने की कोशिश की होगी, तुक्का मारने की कोशिश की होगी ना, तुक्का गलत हो गया होगा उनका। क्या पूछ क्या रहा है? दोबारा पढ़ो एक बार कि भाई एक सॉफ्टवेयर है ना जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। भैया इसका ऑप्शन है सही, फायरवॉल। ना एंटीवायरस तो हमें बचाता है ना, कुकीज़ तो हमारे जो फ़ोन को जो है ना ज़्यादा जाम करने काम करती है, मेलवेयर जाम करने काम करता है ना। यहाँ 2 ऑप्शन बचे थे, एंटीवायरस और फायरवॉल। फायरवॉल ही ऐसा है जो डेटा को फिल्टर करता रहता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट
बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग को हम क्या कहते हैं भैया। देखो क्या पूछ के आ रहा है, दोबारा से पढ़ लो आप लोग कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को रणनीतिक उपयोग के लिए हम एक क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो, इसको यहाँ से समझने की बजाय आप यहाँ से समझ लो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो भैया हम रणनीतिक उपयोग कर रहे हैं। इस रणनीतिक उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, पहले तो शब्द ही नहीं समझ पाए होंगे लड़के। जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग अपना जो है तुमने फेसबुक में देखा होगा बहुत सारे ऐड मिलते हैं ना, तो ये दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए नई नई चैटिंग व्यवस्था, ये सारी चीज़ें ना, तो सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग अर्थात बाजारीकरण कर रहे हैं, सामाजिक माध्यम विपणन के बाद से जो है इस तरीके से हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण या सोशल मीडिया मार्केटिंग आप इसमें अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। कभी कभी हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी हमें लाभदायक सिद्ध हो जाती है। आप लोग अच्छे से दोनों चीज़ों को देखें और स्पीड से पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है भैया हमारा, भूटान की राजधानी। सरल क्वेश्चन था, क्या बताने की आवश्यकता होगी भाई, तो बता देते हैं इसको। तो इसकी जो राजधानी वो थिम्पू होगी। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है, हो सकता है। बताइए, पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है, साराजेवो किसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु यह 9.15 किलोमीटर लंबा है और यह जो है असम के जो है असम के जो है ढोला और अरुणाचल के सदिया को जोड़ता है। और यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। और 2017 में इसका उद्घाटन कर दिया था और 2011 में इसका शिलान्यास किया गया था। ध्यान रखना आप लोग। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। आप अब मुझे बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी जो है सुरंग कहाँ बनाई गई है। और मुझे ये भी बताइए कि भारत का सबसे लंबा जो है सड़क और समुद्र में बनाया गया एक बहुत लंबा ब्रिज है, दोनों समुद्र के भी ऊपर है और सड़क भी है। तो और कुल मिला के 22 किलोमीटर का है। तो किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं, इसकी महात्मा गांधी सेतु की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो सेतु है वह पटना में है, ध्यान रखना। और ये पहले कभी सबसे बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा कब की। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको मैंने क्लास में ना बताया हो अभी तक। तो देखिए आप लोग, इसका जो आंसर है वह है अगस्त 1998। तो यह 15 अगस्त को लॉन्च किया गया भाई, और 1998 में जो है लॉन्च किया गया। ध्यान रखना आप लोग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके तहत क्या है कि किसानों को ऋण की सुविधा के बारे में, किसानों को ऋण की सुविधा दी जाएगी उनको, जिससे वे अपनी जो है खेती कर सकें। और कार्यकाल था श्री जो है इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो 96 में गिर गई थी और 1999 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने नई सरकार बनाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। एग्जामिनर भाई बहुत अच्छा बैठा हुआ है, और जो एग्जामिनर है ना वह उसने सोच को बदल दिया है इस पेपर की। अब जो जो पढ़ा रहे हैं ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे, ये देखो ये कर दूंगा, धमाका कर दूंगा ना, ये जो पढ़ाने वाले हैं ना, इनको अब आ जाओ ऊपर की तरफ पढ़ना पड़ेगा भैया। अब इसने क्वेश्चनों का ट्रेंड ही चेंज कर दिया, और कहाँ से उठाकर पूछ रहा है, स्टेट PCS से उठाकर क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे सीधे। तो भैया देखो क्या कह रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी और उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद। देखो कुछ दिन पहले जो है अखबार की खबर थी, आप द हिंदू में खबर देखी है और दैनिक जागरण, दोनों को आप पढ़ रहे होंगे आप, क्योंकि पुलिस वाले बच्चे अधिकतर अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने वियतनाम के साथ हमने मिसाइल ब्रह्मोस का समझौता किया है। हमने किसका समझौता किया है, इसी के अलावा फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस का समझौता किया है। तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर जो है हमने इस पर बात की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ध्यान रखना आप लोग बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। और
जो शानदार तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर जो है लड़के थोड़े घबरा गए होंगे, वो क्या रहा है। क्वेश्चन है आपका कि भाई जो है क्वेश्चन है आपका जून 2024 तक विपक्ष का नेता कौन बना। भाई विपक्ष का नेता कौन था, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना राहुल गांधी को ऑप्शन लगा कर आए होंगे, लेकिन वो पूछ क्या रहा है जून 2024 तक। भैया जून 2024 तक तो जो है यूपी सॉरी जो है बीजेपी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। अब एनडीए की सरकार है, पहले एनडीए 1 था, वो एनडीए 2 की सरकार थी, अब एनडीए 3 की सरकार चल रही है। तो इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे थे भैया। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहा है जून 2024 तक की बात कर रहा है ना, और जुलाई में नया सरकार ने शपथ ली है भाई, और जून तक है ना, और जो है 9 जून को शायद शपथ ले ली थी प्रधानमंत्री जी ने। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन खड़गे सही होगा, क्योंकि ये जून 2024 तक कह रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को तो बाद में सदन के जो है कांग्रेस जो अलायंस है उसने चुना है बाद में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तुगलकनामा। भाई तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमीर खुसरो है ना, इनका जन्म पटियाली में हुआ, और पटियाली में इनकी क्या है कब्र है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा, और भारत में तबला का जो वादन किया सबसे पहले, या तबला के आविष्कारक थे ये यही थे, अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ लेना आप लोग, इब्न बतूता की पुस्तक है रहेला। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के समय में रहता था, ध्यान रखना। और एल जरेन इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जो है हमारे मध्यकालीन भारत के जो है लेखकों की जानकारी, अमीर खुसरो को आप ठीक से पढ़ लें, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही को पढ़ लें। इसके अलावा इब्न बतूता रहेला, ये क्या है एक वृत्तांत है, ये क्या है एक वृत्तांत है। तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA, अभी मैंने कुछ दिन पहले कम से कम 10 से 12 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी को करंट अफेयर की सुबह की क्लास में कराया था। भाई क्या है ये, पहली बात तो ये है कि अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यदि हम बात करें इंटरपोल के मुख्यालय की, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन जो है फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में है। अगर हम इंटरपोल की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1923 में हुई है। अगर हम बात करें नए अध्यक्ष की, तो नए अध्यक्ष का नाम काफ़ी लंबा है, लेकिन ध्यान रखना अल रईसी नाम के एक व्यक्ति हैं जो 2025 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा भाई दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर क्या है। यहाँ पर लड़के है ना थोड़ा होशियार बन गए होंगे। वो पूछ क्या रहा है कि वह कह रहा है कि भाई यहाँ पर आप अंग्रेजी में देखिए कि मिल्क प्रोडक्ट ब्रेड एंड ईट, तो ब्रेड एंड ईट की बात कर रहा है, ध्यान रखना।
वह दूध की बात नहीं कर रहा है, यानी दूध से बने उत्पादों की बात नहीं कर रहा है। दूध से बने उत्पाद यानी जो दूध, एक तो होता है सीधा दूध, उसमें छाछ, उसमें जो है लस्सी, तो ये अलग कंडीशन में आते हैं। जबकि दूध उत्पाद अलग आते हैं। जैसे दूध उत्पाद का मतलब मैंने कहा घी निकाल लिया उससे, मक्खन निकाल लिया उससे, उसके अलावा हमने गाढ़ा यानी कि जो हम कहते हैं ना क्रीम वाला दूध, तो इन पर जो है ना जीएसटी वो 12% है भैया। इन पर जीएसटी 12% है, और जो सामान्य दूध है इस पर 5% है इसमें। और कपड़ों पर आपको पता ही 18% है। इसके अलावा 28% तो जानती हैं आप स्टील वगैरह लोहा वगैरह पर है। और तेल और जो भी आपका कच्चा तेल और शराब तो जीएसटी मुक्त है ही है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भाई जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो जीएसटी एक बार, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका कि भाई क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25। भाई इसका तो सारा विदित है, आर्टिमस भेज रहा है और नासा भेजेगा। नासा ने कहा है कि हम एक बार फिर चांद पर लोगों को लेकर जाएंगे। तो जब चांद पर लोगों को लेकर जाएंगे, अब बताओ भाई हम क्या कर रहे हैं, हम लोग चंद्रयान चला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चंद्रयान चला रहे हैं। और जो 23 अगस्त को आपको पेपर हुआ है ना, तो 23 अगस्त को हमने ही पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया था क्या, चंद्रयान के विक्रम लैंडर को हमने उतार दिया। और अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित कर दिया भैया प्रधानमंत्री ने पिछले साल। तो हमारे लिए भी खास दिन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि जो ITER परियोजना है ना, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो देखो भाई, अब हो क्या रहा है एक्चुअल में कि भाई हम कार्बन मुक्त चाहते हैं कि अब CO2 नहीं होनी चाहिए, हम लोग CO2 नहीं पैदा करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसी अक्षय ऊर्जा नियुक्त तैयार कर रहे हैं कि जिसके लिए बहुत बड़ा प्रयोग रिएक्टर बनाया गया है, जिसमें अमेरिका, कोरिया, जापान, है ना, चाइना, रूस, ऐसे जो है ना देश सब शामिल हैं भाई। और ये एक संयंत्र ऊर्जा वाला कार्बन मुक्त जो है बड़े पैमाने का एक प्रोजेक्ट है। इसमें भारत भी शामिल है भैया, इसमें जो है ना भारत भी शामिल है, और ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चर्चा में था, करंट अफेयर में क्लास में कराया था, नोट्स पीछे के नोट्स में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, और सुबह की क्लास में था ये। चलिए नेक्स्ट, अगला है 14 सितंबर को आसान क्वेश्चन आ गया। एक कठिन क्वेश्चन देने के बाद जो है 2-3 सरल क्वेश्चन देता है। तो पहला है, क्वेश्चन है 82, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। भाई ठीक है, तो सबको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा देख लेते हैं। 1946 को जब संविधान सभा ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो हिंदी है ना वो हमारे देश की आधिकारिक भाषा होगी, हमारे देश की कैसी भाषा होगी, राजभाषा होगी। लेकिन हमारे संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भैया ऐसा है ना जी, भाषा तो राजभाषा होगी लेकिन काम हमारा अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही होगा। यानी कि 1950 से लेकर और 1965 तक, 1950 से लेकर और 1965 तक जो काम हुआ अंग्रेजी में हुआ। और यह भी कह दिया गया कि भैया जो उच्च न्यायालयों की जो भाषा होगी ना वो अंग्रेजी होगी। तो 1953 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया। ध्यान रखना। अब आप मुझे बताइएगा ज़रा, 1953 में एक बहुत बड़े जो है एक संस्था की स्थापना हुई जिसको हम UGC कहते हैं। ज़रा बताइए, तो UGC की स्थापना किसने करवाई। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई, तो नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो देखो भारतमाला परियोजना जो है ना वो सड़क मार्ग से संबंधित है। ध्यान रखना, जैसे ही NDA गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल आया तो वर्ष 2017 में इसने दो बहुत बड़ी परियोजनाएं स्टार्ट की भारत को। एक थी क्या, एक थी सागरमाला, है ना, दूसरी एक थी भारतमाला। सागरमाला का क्या काम है, तो सागरमाला ये तटीय राज्यों से होकर एक लंबा सड़क मार्ग बनाएगी। दूसरा कौन सा बनाएगी, भारतमाला, जो पहाड़ी रेगिस्तानी राज्यों से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी और ऐसे करके इन दोनों को जोड़ेगी। इन दोनों के ट्राई जंक्शन कहाँ होंगे, कहाँ,
आमने सामने बनाए जाएंगे यानी कर्क रेखा के आसपास बनाए जाएंगे इनके ट्राई मिलने के जंक्शन। तो भारतमाला परियोजना 2017 में लाई गई। आपसे सागरमाला पूछ लेगा तो सागरमाला तटीय राज्यों को जोड़ेगी। भारतमाला जो है हमारे जो है स्थित जैसे में राजस्थान, गुजरात ऐसे जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर सड़कों का विकास करने का सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है भारतमाला। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। हो सकता है कि मेरिट इसी एरिया की वजह से, इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से जो मेरिट है ना थोड़ी सी कम चली जाए, लेकिन अगर पीछे पेपर देखें मैथ रीजनिंग के तो आसानी क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अगर नेक्स्ट एक सरल क्वेश्चन फिर आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है प्रकाश के त्यौहार के रूप में माना जाता है। भाई भारत में प्रकाश का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो भारत में प्रकाश का त्यौहार तो दिवाली है ना, दीपोत्सव, आपको पता ही है। अयोध्या तो रिकॉर्ड बनाता है दीपोत्सव के मामले में, कई लाख लाखों लाख 2-2 4-4 5-5 लाख दीपों को जलाता है, और वहाँ के जो कुम्हार कारीगर हैं उनकी तो चांदी ही उठती है वहाँ पर, और बड़े पैमाने पर जो है दीपों को जलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इसका ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया, दीपावली है। तो आसान क्वेश्चन था, सबने लगा दिया होगा। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी में निम्नलिखित में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई। देखो जब जीएसटी आया ना तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, वस्तु एंड सेवा कर। तो किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका मतलब सेवा कर के रूप में, ना कि धन कर के रूप में, ना कि संपत्ति के, इन सब में ही समाहित है जीएसटी में ही। और आपको पता ही है कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना भी कर दी गई, संविधान में संशोधन कर दिया गया 101 101वां। और जब 101वां संविधान संशोधन कर दिया गया तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया, और जीएसटी काउंसिल की स्थापना कर दी गई, और जीएसटी को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, 279A जोड़ा गया भारत के संविधान में। तो चलिए नेक्स्ट को हम देखते हैं। बहुत ही शानदार, देखो फिर क्वेश्चन शानदार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई जो बुनियादी शिक्षा का विचार है ना वो किसने प्रतिपादित किया। देखो बहुत ही अच्छा है। देखो आपने यदि गांधी जी को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो गांधी जी की आपको 1937 की डेट याद आ गई होगी। वो गांधी जी ने कहा था ना कि भाई जो है ना वर्धा शिक्षा योजना लेकर आए गांधी जी, क्या लेकर आए, और इसी में कहा कि नहीं बुनियादी संरचना, यानी कि जब हमारी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी शिक्षा के मामले में, जब प्राथमिक स्तर ही मजबूत नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो गांधी जी इसका क्या होगा भाई, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है भाई नेक्स्ट है भैया आपका भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों में प्रमुख उत्पादक था। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, बहुत ही शानदार। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को मानना पड़ेगा भैया कि जो है ना कौन सा राज्य मसालों में, आप लोगों को केरल ऑप्शन नहीं मिला होगा, आपने कहा वो कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु, नहीं भाई मध्य प्रदेश है इसका आंसर। और आप 2020 के जो है ना कृषि आंकड़ों को 21 को उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश तो ट्रेंड पर रहा था। और ये स्टेट पीसीएस के लिए लाभदायक क्वेश्चन है भैया, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चन कितना जानदार क्वेश्चन है, और वहाँ से ट्रेंड बनाकर क्वेश्चन को पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को मानना पड़ेगा, अच्छा पेपर जो है क्वेश्चन सेट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसे दिया गया। तो सलमान रश्दी को दिया गया। और अब मुझे बताइएगा आप लोग, अरुंधति रॉय की एक पुस्तक बहुत फेमस है, कमेंट करके बताओ कौन सी है भैया। चलिए नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। चलो भाई एक बात बताओ मुझे, अरुणाचल प्रदेश तो भाई जनसंख्या में है तो ख़त्म, उत्तर प्रदेश का तो हमें पता है 829 है, पंजाब और हरियाणा में आ जाते हैं तो पंजाब का तो ज़्यादा है ना हरियाणा से, और हरियाणा कम है। तो हरियाणा में तो आपको पता ही है कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो कितना जो है खेलों में आगे हैं, तो खेलों में आगे होने के बाद भी यहाँ पर लिंगानुपात जो है कम है। आपको पता है ना साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, और हरियाणा से उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा नारा दिया, तो हरियाणा में ही लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 89 का।
चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, बच्चे जो है घबरा गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या डी का घनत्व है भाई, ठीक है। तो भैया डी बराबर क्या होता है भाई, भाई जितना नंबर होना चाहिए और उसका आकार होना चाहिए। तो ठीक है, नंबर का मतलब क्या है भाई, उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या क्या है, तो भूमि का क्षेत्र क्या है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 17 कैसे निकालते हैं, प्रति वर्ग एरिया में निकालते हैं। अगर प्रति वर्ग एरिया जिसको पता था तो वो निकाल देता। तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का जो है जनघनत्व कितना है, 17। बिहार का कितना है, सबसे अधिक है। तो इस तरीके से हमने देखा, तो इसका ऑप्शन यदि आपको मिल जाए कहीं पर डी बराबर N/S, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन, जिसने भी प्रति वर्ग किलोमीटर को ध्यान रख लिया होगा उसको स्पेस नज़र आ गया होगा। और स्पेस का मतलब जगह होती है, जगह का मतलब भूमि होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को दे, और जिन लोगों ने स्किप कर दिया वो बहुत ही शानदार रहे, और जिन्होंने लॉजिक से किया बहुत ही शानदार रहे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर है 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा को ढांचे को कैसे बढ़ावा देता है भाई। भाई क्या करेगा ये, पहचान करेगा भैया, पहचान करेगा, सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार करेगा। आपके बायोमेट्रिक क्यों लिए जाते हैं, तो भैया पहचान की जाती है ना। आप किसी भी CBT को एग्जाम को देने जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पहचान होती है ना भैया। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है, इसका डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया भाई, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली सत्याग्रह का यदि हम नेतृत्व की बात करें तो जरा आ जाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कहाँ, गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दे दी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बहुत ही नामी ग्रामी एक वकील हुए भारत में। जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस तो आपको पता ही है, भारत में जो है दिल्ली चलो का नारा दे देते हैं, कहते हैं कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कर देते हैं। और गांधी जी को तो वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन सत्याग्रह से पूछेगा, जरा सत्याग्रह पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो देखो गांधी जी जब आते हैं ना, 1917 में चंपारण करते हैं, 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन करते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट करते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं, है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं। इस तरीके से भारत में आंदोलनों का एक प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और भारत को जो है आज़ादी मिल जाती है। नेक्स्ट, तो आइए ज़रा बात करते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया भर में इंस्टाग्राम सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन से स्थान दिया गया है, तो भाई चौथा इसका स्थान है। सबसे पहले नंबर पर है कौन, फेसबुक। सबसे पहले नंबर पर कौन है भैया, फेसबुक। तो ध्यान रखना उसके बाद कौन सा आता है, फेसबुक के बाद जो भी है आपका आता है, पहले स्थान पर आपका क्या है, फेसबुक, और चौथे स्थान पर क्या है, इंस्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। एक दो क्वेश्चन हल्के देने के बाद तीसरा क्वेश्चन टफ दिया है इसने। देखो क्या पूछा, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। अब कौन बच्चा पढ़ रहा है तिब्बत पर आक्रमण कब किया, तो 1950 में किया। जैसे ही 1949 में चीनी साम्यवादी सरकार बनी, नई सरकार बनी, चीनी गणराज्यवादी सरकार बनी, तो उसने सबसे पहले तिब्बत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और तिब्बत को कोशिश की तो तिब्बत ने एक ही शर्त रखी कि हम आप में मिलने के लिए तैयार हैं, हमारे सांस्कृतिक कल्चर से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमारे जो है आर्थिक कल्चर से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, संचार का आप पर दायित्व होगा, विदेशों का आप पर दायित्व होगा। इस तरीके से देखा जाए तो तिब्बत को जो PLA है ना, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है PLA, उसने इस पर कब्जा कर लिया 1950 में। और जाहिर सी बात है 1953 तक एक नई तिब्बतन गवर्नमेंट की भी यहाँ पर स्थापना हो गई। तो कुछ दिन, अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी वजह से तिब्बत के लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले जो है ना, चीन के द्वारा किए गए नरसंहार की एक क्या मनाई गई थी, एक जो है वर्षगांठ के रूप में उसको याद करते हैं। इसी वर्ष उसने मनाया था, इसीलिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भैया जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है
क्वेश्चन को पूरा भी ना पढ़े ना आप लोग, और क्वेश्चन में ये पूछ लें कि जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। भाई केंचुआ माना जाता नहीं, केंचुआ तो किसान मित्र है भैया। जेबरा क्या है? जेबरा जो है ना, ये अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र का एक मित्र है। मेढक है भैया, मेढक। मेढक रंग बदलता है भाई, मेढक रंग बदलता है, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। जहाँ ज़्यादा हरा भरा क्षेत्र होता है वहाँ मेढक होते हैं। चलिए, तो शेर सर्वोच्च मांसाहारी है भाई, सर्वोच्च मांसाहारी है। नेक्स्ट, तो हमारे 95 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। कुल मिला के जो भी 37-38 क्वेश्चन आए हैं आप देख लेंगे, इस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ आया, फर्स्ट का नहीं भाई। दोनों के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही पेपर के लेवल ठीक हैं। जीएस का लेवल हर 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन उसने टफ दिया है, तो आप मान सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चन इसमें टफ हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको पढ़कर किया जा सकता था, कुछ क्वेश्चनों को जो है हटाया जा सकता था। आप लोग इसके माध्यम से अपनी तैयारी को दिशा दें, और मैं आपको जल्द से जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।